नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण। मेरे साथ हैं सिद्धार्थ जराबी जी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। नमस्कार सिद्धार्थ जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार दर्पण, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ जी, हमारे लाइनअप में कुल दो खबरें हैं आज। दो इसलिए क्योंकि पहली वाली बहुत बड़ी खबर है, हर जगह छाई हुई है और इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। और अगर ट्विटर की भाषा में कहें तो इस खबर के कुछ हैशटैग्स हैं: ट्विटर, जैक डोरसे, पराग अग्रवाल, इंडियन और बाकी चीजें, आईआईटी। इस खबर पर पहले आपकी प्रतिक्रिया और ओपनिंग रिमार्क लेंगे, फिर इसी खबर से जुड़े अगले और बड़े सवाल पर चलेंगे। सिद्धार्थ। बिल्कुल, और कई सवाल होंगे, 3-4 सवाल वाली खबर है। सबसे बड़ी बात जो हमें ये समझनी चाहिए कि भारतीय मूल का आईआईटी में पढ़ा हुआ और उसके बाद पीएचडी किया हुआ कंप्यूटर साइंस में यूएस की विख्यात यूनिवर्सिटी से 37 वर्षीय सबसे कम उम्र वाला सीईओ किसी S&P 500 कंपनी का, स्टैंडर्ड एंड पुअर की 500 कंपनीज यानी दुनिया की सबसे बड़ी और विख्यात कंपनियों की एक लिस्ट है, उसमें पराग अग्रवाल सबसे कम उम्र के 37 वर्ष के सीईओ बने हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे भारतीय हमारे ऐसे नागरिक हैं जिनको इससे बहुत खुशी हो रही होगी कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो कंप्यूटर साइंस की एकदम कटिंग एज फ्रंटियर पे काम करने वाला एक साइंटिस्ट है, बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट पराग अग्रवाल। अगर उसके बारे में हम समझे, पराग अग्रवाल एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल कटिंग एज पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड जिसे हम कहेंगे हमारे सिस्टम के लिए, खासकर आईआईटी इकोसिस्टम के लिए। ट्विटर में कई चीजें ट्रेंड हो रही है, कई सवाल अगर आप गूगल में देखें सिद्धार्थ जी कि पराग की क्या सैलरी होगी, कई कई आर्टिकल भी लिखे गए हैं, फैमिली क्या करती है। मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस बड़े सवाल की मैं बात करना चाह रहा था, वो थोड़ा सा अलग हटके है। तकनीक में भारतीयों का कोई जवाब नहीं, सिर्फ सिर्फ ट्विटर ही नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, तमाम ऐसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके हेड भारतीय हैं। लेकिन जब बात भारतीय से भारत पर आ जाती है तो हम पीछे छूट जाते हैं। हमारे पास सत्य नडेला है पर कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं, हमारे पास सुंदर पिचाई है पर कोई गूगल अल्फाबेट नहीं, अब हमारे पास पराग अग्रवाल है लेकिन कोई ट्विटर नहीं। ये प्रतिभा पलायन सिद्धार्थ जी, अगर आपको याद होगा 90 के दशक में जब मैं युवा हुआ करता था, बहुत सुनाई देता था। अभी तकनीक पलायन उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। ये सब क्यों? मुझे निजी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, R&D इकोसिस्टम का ना होना, लाल फीताशाही और रिस्क लेने के डर इसकी बड़ी वजह लगती है। हालांकि हाल ही में बाइजू, फ्लिपकार्ट और ओला जैसे कुछ बड़े नाम उभरे हैं, पर कहीं कुछ कमी आपको भी लगती है? देखिए, ये आज का नहीं है, पिछले 5 या 6 दशक का नहीं है, ये पिछले 300-400-500 सालों की एक मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार की प्रोसेस चल रही है। जेसी बोस एक उदाहरण है जी। आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, इसलिए उनका स्मरण करना भी बड़ा जरूरी है। जी जी। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये ब्रेन ड्रेन क्या था? ये ब्रेन ड्रेन बेसिकली भारत में अपॉर्चुनिटीज की कमी का था। ये ब्रेन ड्रेन जो नेहरूवियन सोशलिज्म इकोनॉमिक जो फिलॉसफी थी उसका नतीजा था। ये ब्रेन ड्रेन एक इसका संकेत था कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे और साइंटिफिक ब्रेन्स हैं, उनके लिए यहाँ पे सिस्टम में नौकरी और नौकरी से बढ़कर कुछ इनोवेट और इजाद करने की उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं आपको एक दूसरे तरीके से ये उदाहरण समझाना चाहूंगा। आपने सुना होगा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ी कुछ ऐसे नाम हैं जो चले हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए जो प्रयास किए गए वो सफल नहीं हुए। मैंने शायद आपके शो पे पहले भी ये कहा है कि सेमीकंडक्टर्स में भारत देश में लेट 70s और 80s में ही शुरुआत हुई थी, और एक समय ये था कि ताइवान और इंडिया की टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स को लेके नेक टू नेक चल रही थी। जापान से, अमेरिका से साइंटिस्ट देखने आते थे कि इंडिया में क्या हो रहा है। पंजाब में मोहाली में सबसे मॉडर्न इस साउथ एशिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना था, जिसे SAS नगर मोहाली में कहा जाता है। हमारे दर्शक जो मोहाली के हैं, पंजाब के हैं, वो ये जाने। और एक इतिहास था
कि जो ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1 रुपए में वो जमीन दी थी सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स को वो प्लांट लगाने के लिए। तो वहां पे कुछ लोग रुक के उन्होंने काम किया, बट अधिकांश रूप से जो आईआईटी इकोसिस्टम के हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बहुत हाई लेवल क्वालिफिकेशन के व्यक्ति होते हैं, बहुत फाइन ब्रेन्स होते हैं, इनोवेशन के लेवल के ब्रेन्स होते हैं। और 1960 से लगातार बहुत एक मात्रा में, जब इतने आईआईटीज नहीं भी थे तो बैच बाय बैच लोग जाते थे। एक समय ऐसा था, और इस पे किसी ने रिसर्च की थी और मैंने वो स्टोरी पढ़ी भी थी, कि किसी ने आंकलन लगाया कि जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर के बैच हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस के बैच, तो उसमें पता लगा कि 70-80% और किसी बैच में तो 90% से अधिक व्यक्ति विदेश में हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया में हमारा जो सिस्टम था, वो जो 94 के रिफॉर्म्स के बाद एक लहर आई प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन की, और सरकार को छोड़ के गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र में काम किया जा सकता है। और आईटी रेवोल्यूशन दर्पण इसका बहुत बड़ा एक परिचायक है। हमारी आईटी रेवोल्यूशन और आईटी की कंपनीज भारत सरकार से दूरी में बेंगलुरु और ऐसे स्थानों पे हुई जहां सरकार का हस्तक्षेप कम था। हालांकि सरकारी क्षेत्र की भी एक आईटी कंपनी थी जिसका लोगों को शायद उतना ध्यान ना हो, क्योंकि उसका विनिवेश हुआ था, उसे सीएमसी कहते थे। वो बहुत साल पहले विनिवेश हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पे। तो काफी चीजें हुई। टीसीएस के संस्थापक जो थे वो फकीर चंद कोहली जी थे। फकीर चंद कोहली जी अपने टाइम के बहुत बड़े एक साइंटिफिक माइंड के नाते जाने जाते थे। उन्होंने तय किया कि मैं भारत देश में करूंगा। टाटा समूह ने उनको वो सपोर्ट दिया और वो कंपनी बन पाई। तो हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बाहर बहुत ज्यादा पैसा, एक लाइफस्टाइल और काम करने का एक अवसर मिलता था। और इससे एक आखिरी बात जो जुड़ी हुई है, आईआईटी के बाद अच्छा स्टूडेंट हमारा कहां जाए? जी, केवल आईआईटी एक बीटेक की लेवल की डिग्री है। हमारे लिए आईआईटी बहुत बड़ी एक बात इसलिए है क्योंकि उसमें घुसना मुश्किल है। पर अगर एक सवाल हम सब लोग पूछें, आईआईटी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कहां करे जो अच्छा स्टूडेंट है इंडिया का, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जाइए देख लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हर सालाना कितनी भर्ती होती है। और अगर वो भी कर ले तो उसके बाद नौकरी क्या मिलेगी? हमारे बचपन में मैंने एक कहावतें सुनी है, हमारे घर परिवार में जो आईएएस गए या इस टाइप की संस्थाओं में जो लोग गए, कहते थे ज्यादा पढ़ोगे तो उसके बाद टीचर की नौकरी लगेगी और कुछ नहीं होगा, जाओ विदेश चले जाओ, डॉलर में कमाओगे। तो जैसे ब्रेन ड्रेन के पीछे आर्थिक कारण थे और लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेड इनोवेशन। और इसमें अब थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो आप स्टार्टअप रेवोल्यूशन देख रहे हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है जो लोग शायद पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। अब इंटरनेट और डेटा एक आम भारतीय व्यक्ति भी ले सकता है। 100-200 रुपए में भी आपके पास बढ़िया इंटरनेट की सुविधा मिल सकती है। और इससे जो एक परिवर्तन आया है, शायद हम इसका आकलन नहीं लगा पाते हैं। 30 वर्ष पहले बिजली पानी की समस्याएं थी, डीटीसी बस में खड़े रहने की जगह भी मिले इसकी चिंता थी। अब पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इसमें हमें मनमोहन सिंह जी को और उस समय नरसिम्हा राव जी को हमें ये श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने देश की आर्थिक दिशा और दशा दोनों बदली। आपने सिद्धार्थ जी, बाकी चीजें तो फिर भी प्रत्यक्ष दिख जाती हैं, डिस्कशंस में सामने आती है, लेकिन एक पॉइंट जो बिल्कुल उभर के सामने आया आपकी बातों में, वो हायर एजुकेशन का था। ये एक कमाल की बात थी जिसके बारे में हम और भी कभी विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली, बीटेक कर लिया, तो उसके बाद अगर आपको मैनेजरियल कोर्स करना है तो आप आईएएम वगैरह में जाना पसंद करेंगे, जो कि वहां भी उतना ही टफ है आपका सिलेक्शन होना जितना कि आपका आईआईटी वगैरह में है, या फिर आप केवल एक बार सस्ता है। तो ये कुछ चीजें बात जोड़ूं दर्पण, सॉरी आपकी थॉट रोक रहा हूं, बट एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। जी प्लीज। एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, और जो लोग वहां पढ़ते हैं उनसे पूछिए ये, कि यूएस में हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। वहां पे आप अप्लाई करते हैं अपने क्रीडेंशियल्स के आधार पे, अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट की बात करते हैं।
तो वो वहां पे चयन करते हैं, चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड्स को। हमारे यहाँ पे इतनी कम संख्या में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि करोड़ों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं दर्पण जो उस ग्राइंड और उस प्रोसेस से अपने आप को नहीं भेजना चाहते हैं। उनके लिए उनको यूएस की यूनिवर्सिटीज, हमारे आईआईटीज के टॉपर्स को आरईसी से भी और बाकी संस्थाओं के जो टॉपर है उनका एक प्रकार से फूलों से आरती उतार करके स्वागत करके कहते हैं आइए हमारे पास पढ़िए। पैसा जरूर लगता है और बहुतों को स्कॉलरशिप देते हैं क्योंकि वहां सिस्टम पूरा वैसा बना हुआ है। टैलेंट का रेस्पेक्ट है, सरकारी प्रोसीजर का कोई रेस्पेक्ट नहीं। तो ये कहा जा सकता है सिद्धार्थ जी की जो 90 के दशक में, 80 के दशक में, या आप कह रहे हैं 40-50 साल से या 300 साल से पहले से जो अमेरिकन ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट था, खासकर इंडिया के हिसाब से, वो अभी भी जारी है, उसका रूप थोड़ा बहुत परिवर्तित हो गया है, ये कहा जा सकता है। मेरा अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि भविष्य में भारत में कैसी अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए। जैसे जो आपने बताई, जो आपने डायग्नोसिस बताया, उससे इलाज भी पता चल जाता है कि ढेर सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोले जाएं, और भी कुछ अगर आपके किटी में इलाज हैं इनको लेके कि 5-10 सालों में एक फेसबुक जैसी या फिर बेंटली जैसी या कोई ऐसी चीज भारत में डेवलप हो, इसके लिए इलाज है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मार्केट की दृष्टि से देखें दर्पण, तो जो अमेरिका का मार्केट है जनसंख्या की दृष्टि से वो 1/3 से 1/4 के बीच में है वर्सेस इंडिया जी। परंतु वो समृद्ध लोग हैं, वहां पे पर कैपिटा इनकम कई ज्यादा गुना हमसे है। इसलिए कोई भी कंपनी जो अमेरिकन मार्केट में जाती है उसको पता है कि उसको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में मिलती है ना। तो इसलिए वहां पे बहुत बड़ी संख्या में एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ। दूसरा, वहां पे डिफेंस इंडस्ट्री, रिसर्च, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज बड़े क्लोजली काम करती हैं आपस में, रिसर्च। और इंटरनेट का ही जो इजाद हुआ है, ये कई लोगों को पता होगा, एक बारी दोहराऊंगा क्विकली कि इंटरनेट कहां पे इजाद हुई। तो इंटरनेट का जो मूल है वो डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोग्राम जो अमेरिका का था, डार्पा प्रोग्राम, उसमें से उभर के आया है। उस तकनीकी रिसर्च में से इंटरनेट पैदा होके आया है, और बाकी लोगों ने वहां पे यूनिवर्सिटी के लेवल पे उस पे रिसर्च की, और देखिए क्या बना। जिसे फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, वो भी एक साइंटिस्ट टाइप के व्यक्ति थे। वो सरकारी ब्यूरोक्रेट जिन्होंने एक उम्र में एग्जाम पास किया और फिर हर 3 साल बाद, 5 साल बाद प्रमोशन के चक्कर में, पोस्टिंग के चक्कर में जीवन बिताया, वो इस टाइप के व्यक्ति नहीं थे। भारत में सबसे बड़ी बात, जो अब हम स्टार्टअप्स के रेवोल्यूशन देख रहे हैं, और इन स्टार्टअप्स में बहुत सारे आईआईटी के लोग हैं, आईआईएम के लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बिल्कुल, वो आईआईटी से नहीं आए हैं, वो साधारण इंस्टीट्यूशन से आए हैं, बट उनमें करने की कुछ लालसा थी। सबसे बड़ी जो बात है कि अब कैपिटल मिल रहा है दर्पण, यानी पकोड़े बेचने वाले को भी पैसा चाहिए अपनी रेडी लगाने के लिए। कोई तकनीकी लेवल की कंपनी स्टार्टअप बनाने के लिए पैसा चाहिए, और वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस टू स्टार्टअप। सेकंड, क्योंकि लोगों ने अब रियलाइज किया है कि इंडिया में मार्केट है, बहुत सारे जो प्रतिबंध थे, रेस्ट्रिक्शंस थी, नियम कानून थे, उनमें बदलाव हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव हुई है। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी पूरी तरीके से और भी उसमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो बहुत वातावरण में फेरबदल आया, और इंडिया के युवा में ये कॉन्फिडेंस आई है, मैं इंडिया में बिजनेस बना सकता हूं, पैसा मुझे बेशक बाहर वालों से मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज पैसे की कमी ही थी, जिसके कारण कुछ समय पहले केवल वो व्यक्ति इंडिया में सफल हो पा रहा था जो किसी बैंक से बड़ा बड़ा लोन अरेंज करके मैनेज करता था, जो सारी मैनेजमेंट करते थे। अब कई साधारण व्यक्तियों के लिए संभव हो गया है, क्योंकि उनके पास प्राइवेट इक्विटी आती है। उनको किसी बाबू, मंत्री, बैंक के चेयरमैन, ईडी, एमडी, उनके सामने पांव नहीं पड़ना पड़ता है। वेंचर कैपिटल ने बहुत बड़ी एक परिवर्तन लाया। हालांकि हमें बहुत करने की आवश्यकता है। चाइना हमसे कई गुना इस पक्ष में बहुत आगे है। हाँ, अंत में यही कहेंगे, जो आपने कहा था उसी को रिपीट करेंगे। हालांकि हमको बहुत कुछ करना अभी जरूरी है।
लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी नाम लिया था, वो उदाहरण हो जाते हैं आपकी बातों के, चाहे वो बायजूस जैसे हों, कि यहाँ की युवा जो प्रतिभा है वो कहती है कि आइडिया मैं यही लगाऊंगी, पैसा मुझे बाहर से आ जाएगा, चाहे ओला हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। सिद्धार्थ जी, चलते हैं दूसरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है जीडीपी। इस वीडियो के रिलीज होने तक आ जाएगा उसका डेटा, पर जीडीपी फिनेंस से जुड़ी एक ऐसी शय है सिद्धार्थ जी, जिससे जुड़े अनुमान गलत नहीं होते, 19-20 का फर्क रहता है, वरना तो शेयर मार्केट से लेकर हजारों ऐसी चीजें जिनके अनुमान अक्सर अपेक्षा से अलग हो जाते हैं। तो जीडीपी के अनुमानों पर बात करना, जीडीपी पर बात करना हो सकता है। जुलाई सितंबर की जीडीपी का अनुमान 7.5 से 8.5 के बीच लगाया गया है, और इस वित्त वर्ष की जीडीपी 9.5 के करीब रहने की उम्मीद है। इसमें बेस इफेक्ट का बड़ा रोल होगा। सिद्धार्थ जी, आप आने वाले आंकड़ों को कैसे देखते हैं? और अगर स्पेकुलेशन को के फेस वैल्यू पर ले, मतलब माने कि जीडीपी दूसरे क्वार्टर में 7.5 से 8.5 के बीच ही रहेगी, तो ये बात एक भारतीय को, एक अर्थशास्त्री को कितनी आश्वस्त करती है और कितनी चिंतित? देखिए, मैं आपके शो में हर बार ही कहता हूं कि जीडीपी का मतलब क्या, अगर आम भाषा में और आम व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मेरा खुद का जीडीपी अच्छा है क्या, मेरी कमाई, मेरी सेविंग, मेरा खर्चा, ये सब चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं। इस जो तिमाही है, ये इस वित्तीय वर्ष, भारतीय वित्तीय वर्ष के दूसरे क्वार्टर का डेटा आने वाला है, जिसका अनुमान आपने जैसे बताया 7.8 to 8.5 है। कई लोग ये मान रहे हैं कि 8.5 के करीब होगा, शायद 8.4 के आसपास, 8.3 के आसपास आएगा। इसकी खास 2-3 बातें। पहला, ये जो क्वार्टर का डेटा आएगा, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तिमाही का है, और जिसे मैं कहता हूं ये पोस्ट डेल्टा क्वार्टर का डेटा आएगा इकोनॉमी। हाँ, यही पेन पॉइंट। वो डेल्टा क्वार्टर में हमें बहुत बड़ा एक झटका लगा, पर हमारे दर्शक इस बात को जानते होंगे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब हम इस 8.4 या 5% की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ये बनिस्बत सेम पीरियड पिछले वर्ष का है। ये ट्रेलिंग क्वार्टर का कंपैरिजन नहीं है। कोई भी ऐसा जो डेटा होता है, इसको सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया जाता है, जिसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन ये है। तो पहला ये कि ये डेल्टा के बाद दर्शाएगा कि इकोनॉमी में वापस कितनी गति आई। कई संकेत ये बता रहे हैं कि सब लोग कोविड से त्रस्त होकर, खरीदार और बेचने वाले दोनों कह रहे हैं कि कोविड महामारी आप अब हमारे भारत देश को छोड़ दे, पूरी दुनिया को बख्श दे, कहीं और जावें, हमारे को अपना धंधा पानी चलाने दो, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है लोगों का। नौकरियां गई हैं, धंधे चौपट हो गए हैं, लोगों ने लोन लिए थे, उनके लोन के चक्कर में उन्होंने जो घर गिरवी रखे थे वो तक कुर्की हो गए। बहुत समय गया है, बहुत दुख और बहुत आर्थिक कष्ट लोगों को फेस करना पड़ा है। अब इस ग्रोथ में से सबसे बड़ी बात क्या निकल के आएगी? अगर ये ग्रोथ अच्छी है, जिस प्रकार के अनुमान बताए जा रहे हैं, तो दूसरी हेडलाइन इस पे इससे ये निकलेगी, और निश्चित रूप से ऐसे ही नंबर्स आएंगे, कि जो कोविड के लॉकडाउन के कारण हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रिसेशन में, नेगेटिव में चली गई थी, वो समय खत्म हो गया। और इसके परिणाम क्या निकलेंगे? आम आदमी के लिए सबसे बड़ा परिणाम, जिसकी नौकरी है उसकी नौकरी बची रहेगी। हो सकता है कि अगले मार्च, अप्रैल, मई, जून में अगले वर्ष उसके मालिक, कंपनी के बॉसेस उनको थोड़ा पगार बढ़ा देंगे। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। सरकारी सेक्टर में अगर जीडीपी ज्यादा अच्छा आता है तो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है, यानी आने वाले बजट में निर्मला सीतारमण जी अपने तिजोरी में से और पैसा खर्चने का उनका मन बन जाएगा। तीसरी इसमें से जो बात बढ़ती है कि जिन लोगों की नौकरियां गई या जिनकी बहुत ज्यादा तनख्वाह कटी, ऐसा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनको फिर से संभलने का अवसर मिल सकता है। ये एक नए जॉब ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन। और फाइनली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है, दर्पण, जिस स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को लगातार 2016 से एक प्रकार से चोट पड़ रही है, पहले डिमोनेटाइजेशन की चोट, फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोट, फिर कोविड पैंडेमिक की चोट, फिर एक प्रकार से डिजिटल अडॉप्शन, वो भी उनपे एक स्ट्रेस बना। इन सब में से वो निकल उभरेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। और ये क्यों है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर, बार बार इसका हम क्यों उल्लेख करते हैं? वो इस कारण से है क्योंकि जो एसएमई सेक्टर है, जिसे इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग जिन्हें कहा जाता है,
वो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। दर्पण, तो कल्पना करिए कि जब इस वर्ग में अगर एम्प्लॉयमेंट की मार आती है तो उनके पास कुशन नहीं होता है, उनके पास ज्यादा सेविंग्स नहीं होती हैं, उनके पास कैपिटल नहीं होता है कि वो कुछ और काम काज कर ले, और कई बार उनको अपना जॉब की स्किलिंग चेंज करके दूसरा कोई कौशल प्राप्त करने में भी समय लगता है। तो सबसे बड़ी मार इस सेगमेंट पे है, जो धनवान है या जो बड़ी हाई सैलरी वाले प्राइवेट सेक्टर जॉब में है या जो सरकारी क्षेत्र में पक्की नौकरी पे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ती। फर्क इस सेगमेंट में पड़ती है। इसलिए अच्छा जीडीपी यानी उनके लिए अच्छे दिन आने की संभावना फिर से उजागर होती है। अच्छा जीडीपी मतलब रोजगार चाहने वालों के लिए अच्छे दिन की संभावना होती है। ये इसके साथ क्लोज करने से पहले एक और डेटा दर्शकों को बता दें कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है सिद्धार्थ जी, आपने देखा ही होगा पिछले 11 हफ्तों के में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एम्प्लॉयमेंट रहा है। ये भी एक चिंता के विषय की बात है। देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूं। आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों की डिलीवरी को लेके कई कई महीने की वेट करनी पड़ रही है, क्योंकि चिप शॉर्टेज है कुछ क्रूशल कंपोनेंट्स की, स्पेशली सेमीकंडक्टर के सामान की। करेक्ट। अब इसके कारण क्या होता है, जहां फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम चलता था, किसी गुड़गांव में या नोएडा में या बेंगलुरु के आसपास या कहीं और पुणे के आसपास जो ऑटोमोबाइल हब है, वहां 2 शिफ्ट में चल रहा है, कहीं 1.5 शिफ्ट ही चल रहा है, क्योंकि सामान बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि सामान बनाने के लिए आपके पास प्रोसेस नहीं है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आधी गाड़ी बना के छोड़ दें, वो भी नहीं संभव है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ऐसे जॉब्स हैं जो टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, उनका एक संकेत है। दूसरा जो एक बड़ा संकेत है कि कई लोग हमारे रूरल इकोनॉमी में चले गए वापस और वहीं रह रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है कि मनरेगा मिल रहा है, थोड़ी सी जमीन है, उसी को जोत के काम चला देंगे। शहर में जाके कम तनख्वाह पे और पूरी पगार नहीं मिल रही है, जहां रह रहे थे वहां पे किराया देना पड़ेगा, खाना पीना महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ रहे हैं, अब तो टेलीफोन के भी दाम बढ़ना शुरू हो गए, तो क्या करें, गांव में ही रहते हैं। तो ऐसे है। बट मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ये कई बार पूरी पिक्चर रिवील नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास डेटा की उस टाइप की क्वालिटी नहीं है। तो जिस हवाले से आपने बात कही है, ये मैं उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़ पा रहा हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। तो दर्शकों आपका भी शुक्रिया। कैसा रहा आज का शो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण। नमस्कार।